मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकां दी गई हैं, इनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है। ये 3 विषय इसमें दिए गए। दूसरे में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी दी गई है। तो आज हम इसमें जो सामाजिक विज्ञान दी गई है, इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, हम इनके जो प्रश्न दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान के, तो हम इसकी सामाजिक विज्ञान देखते हैं। और इसमें देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ दिया है अध्याय 4। आज हम अध्याय 4 को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले जो पार्ट हैं, इनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो इसमें है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो था, इसके बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया है, इसमें है कि मुगल कौन थे। मुगल कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा इनका विवरण समझ लीजिए। जो मध्य भारत था, मध्य 16वीं ईस्वी शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत में इनके बीच मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रमुख शक्ति थी। और 1526 में स्थापित यह नाम मात्र से 1857 तक बचा रहा। जब यह ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया तो यह राजवंश कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था, इसलिए इसको जाना जाता था। तो यह मुगल है, इस प्रकार से रहे और उनका धीरे धीरे राज्य समाप्त होता गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। तो जो बाबर द्वारा इसको पराजित किया गया इब्राहिम लोदी को, यह था कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र एक अकेला शासक था जो युद्ध में भूमि में मारा गया था। ठीक, अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि ये जो मन शब्दार होता है, इनसे क्या आशय है, इसको लिखिए। तो जो मन शब्दारी होते हैं, मन शब्दारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। तो मन शब्दार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मन सब निर्धारित की गई होती थी। मन सब पूरा निर्धारित किया जाता था, उसको मनसबदार कहा गया। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि अकबर का राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें है कि कृषि योग्य भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी: खालसा, जागीर और मदद ए माश। जागीरों के भूस्वामी प्रशासन का दायित्व, उनसे संबंध मनसबदारों का था, तथा मदद ए मास के अंतर्गत भूमि की आय पर धार्मिक व्यक्तियों का अधिकार होता था। जो धार्मिक व्यक्ति थे उनको इसका अधिकार मिल जाता था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है, उसे लिखिए। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जल्द में जो जिल्द बनी होती थी, उनमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरी जो जिल्द है, उसमें आईन अकबरी है। तो इसमें इस प्रकार से जो अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा है, उसमें इनका पूरा विवरण मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखो। अकबर की सभी शक्तियों का जो था केंद्र था नागरिक, न्यायिक, सैन्य और धार्मिक। वह सेना के सुप्रीम कमांडर थे। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की और सभी नियुक्तियों, पदोन्नतियों या बर्खास्तगी उसके निर्णय और आदेशों पर निर्भर करती थी। जैसा वह आदेश देता था वैसा होता था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। विवाह के समय से ही राजनीति में नूरजहां का प्रभाव बढ़ने लगा था।
अपने सौंदर्य एवं प्रभाव के कारण वह जहांगीर की प्रमुख बेगम बन गई। बहुत से सिक्कों पर नूरजहां का नाम आने लगा था। राज्य के आदेश पत्रों पर जहांगीर के हस्ताक्षरों के साथ साथ नूरजहां के हस्ताक्षर भी होने लगे। नूरजहां बहुत सुंदर थी, तभी से यह राजनीति में आ गई जब से उसका विवाह हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। जो अकबर के धर्म थे उनके विचार क्या थे, ये देखिए। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और सुलह एक कुल की नीति को निर्मित करने में अनेक तथ्यों और परिस्थितियों ने योगदान दिया। अकबर के पितामह बाबर और विशेषकर उसके पिता हुमायूं ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया था। तो अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा उसका संरक्षक बैरम खां सिया थे। ये उसका थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थीं, लिखिए। तो मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर उसे केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह है राज्य से उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। इसमें है कि अकबर ने किन किन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने पहले जो ग्रंथ थे सभी संस्कृत में लिखे गए थे और फिर इसको फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया गया। तो मुगल साम्राज्य अकबर को भारत के पौराणिक ग्रंथों में इतनी दिलचस्पी थी कि उसने न केवल महाभारत और रामायण बल्कि अर्थवेद का भी फारसी में अनुवाद कराया था। 15वीं जो शताब्दी थी उसमें रामायण और महाभारत का भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ, जबकि 16वीं सदी में संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद का कार्य हुआ था। तो इस प्रकार से हमने जो ये 1 से 10 तक के सभी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है, लिख भी लिया है। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे और वीडियो आपको तुरंत मिलेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।